हेलो एवरीवन, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम सरफेस केमिस्ट्री है उसके फुल थ्योरी वीडियो पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट एंड डिजॉर्प्शन को। फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। फिर डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन को। फिर डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड्स। फिर डिस्कस करेंगे फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को। फिर डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। फिर डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। फिर डिस्कस करेंगे कैटालिसिस, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस को। फिर डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। फिर हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। फिर डिस्कस करेंगे सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट बाय ज्यूलाइट। फिर डिस्कस करेंगे एंजाइम कैटालिसिस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो आइए वन बाय वन हम इन टर्म की स्टडी करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम सरफेस केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी टर्म है एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट, डिजॉर्प्शन एंड अकल्सन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडजॉर्प्शन से। तो हमारा एडजॉर्प्शन जो है वो होता क्या है? तो एडजॉर्प्शन जो है हमारा एक सरफेस फिनोमिनन होता है। तो जनरली यहाँ पे सरफेस जो है वो किसकी होती है? वो सॉलिड की सरफेस होती है। तो ये एक हमारा सॉलिड है और ये सॉलिड की सरफेस है। तो इस सॉलिड की सरफेस पे या तो गैस के मॉलिक्यूल या फिर किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और अगर गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये हमारा एडजॉर्प्शन कहलाता है। तो यहाँ पे जो सॉलिड है वो हमारा क्या कहलाता है? वो एडजॉर्बेंट होता है। मतलब जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है वो सरफेस हमारी क्या कहलाती है? वो एडजॉर्बेंट की कहलाती है। ठीक है। और जिस मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो जनरली मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल जो है वो या तो गैस के होंगे या फिर किसी लिक्विड के होंगे। ठीक है। एडजॉर्बेंट जनरली हमारा क्या होता है? ये हमारा जनरली सॉलिड होता है। ठीक है। तो गैस एंड लिक्विड के ये जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या कहलाते हैं? कि हमारे एडजॉर्बेट कहलाते हैं। राइट। फिर हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन को। तो हमारा एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है? तो एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा बल्क फिनोमेनन है। जिस प्रकार एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेनन है उसी प्रकार एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा बल्क फिनोमेनन है। तो इसका मतलब है कि बल्क में या तो गैस के मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेशन होगा। तो ये हमारा एक सॉलिड है और इस सॉलिड के बल्क में जो है या तो गैस के मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल अगर एक्यूमुलेट होते हैं तो ऐसे एक्यूमुलेशन को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है। तो सॉलिड के बल्क में या तो गैस के मॉलिक्यूल होंगे या फिर किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल या फिर किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल अगर एक्यूमुलेशन होता है तो बल्क में अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है तो इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। सॉर्प्शन क्या कहलाता है? तो सॉर्प्शन का मतलब होता है कि जहां पे एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली चल रहा हो तो उसको हम बोलते हैं सॉर्प्शन। तो देखो जरा, तो ये हमारा एक सॉलिड है। तो सॉलिड के बल्क में गैस या लिक्विड का एक्यूमुलेशन हो रहा हो। ठीक है। और सॉलिड की सरफेस पे भी एक्यूमुलेशन हो रहा हो। तो जब सरफेस एंड बल्क दोनों जगह साइमल्टेनियसली, दोनों जगह एक साथ जो है वो एक्यूमुलेशन हो रहा हो तो इसको हम बोलते हैं सॉर्प्शन। तो ये हमारा सॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है। एडजॉर्बेंट क्या कहलाता है? तो एडजॉर्बेंट मतलब कि वो सॉलिड सरफेस जहां पे गैस या लिक्विड जो है वो एडजॉर्ब हो रहा हो तो उस सॉलिड सरफेस को हम क्या बोलते हैं?
एडजॉर्बेंट बोलते हैं। एडजॉर्बेट किसको बोलते हैं? तो जब सरफेस पे जिस मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेशन हो रहा हो तो वो मॉलिक्यूल, वो फिजिकल स्टेट जो है, वो मैटर की जो फिजिकल स्टेट है उसको हम एडजॉर्बेट बोलते हैं। तो जनरली एडजॉर्बेंट हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है, और एडजॉर्बेट हमारा गैस या लिक्विड होता है। कभी कभी एडजॉर्बेंट हमारा लिक्विड हो सकता है, और कभी कभी एडजॉर्बेट हमारा सॉलिड भी हो सकता है। ठीक, फिर डिजॉर्प्शन की बात आती है। तो डिजॉर्प्शन क्या कहलाता है? तो देखो जरा, ये हमारी सॉलिड सरफेस है। इस सॉलिड सरफेस पे गैस की मॉलिक्यूल जो है वो एडजॉर्ब हो गए। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉर्प्शन हो गया। अब एडजॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर जब लो होता है तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, हीट कर दिया। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये क्या हो जाएंगे? ये बाहर निकल जाएंगे, ये सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो सॉलिड सरफेस को छोड़ के जब हमारा एडजॉर्बेट जो है वो बाहर चला जाता है, ठीक है, तो कोई भी एडजॉर्बेट जो है इस सॉलिड सरफेस पे नहीं बचा, तो इसको हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन। तो ये हमारा कहलाता है डिजॉर्प्शन। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन का अपोजिट जो है वो हमारा डिजॉर्प्शन कहलाता है। फिर हमारा कहलाएगा अकल्सन, जो है वो क्या कहलाता है? तो देखो जरा, सॉलिड सरफेस पे गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो इसको हमने बोला था एडजॉर्प्शन। अगर हमारी सॉलिड सरफेस जो है वो क्या हो? एक मेटल की हो, बस इतना डिफरेंस है। अगर ये सॉलिड जो है वो क्या है? हमारा एक मेटल है। ठीक है, और इस मेटल पे अगर गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो मेटल सरफेस पे गैस के मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेशन, उसको हम बोलते हैं अकल्सन। समझ गए बात को? तो मेटल सरफेस पे अगर गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एडजॉर्ब हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अकल्सन। तो अकल्सन एंड एडजॉर्प्शन हमारा एक जैसा है। डिफरेंस किस चीज का है? कि अकल्सन में सॉलिड सरफेस जो है वो किसकी होनी चाहिए? वो मेटल की होनी चाहिए, बस इतना डिफरेंस है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस। हेलो एवरीवन, आज हम एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस बताने वाले हैं कि हमारा एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो जरा, जो हमारा एडजॉर्प्शन है वो हमारा सरफेस फिनोमेनन है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा बल्क फिनोमेनन है। तो पहला डिफरेंस है, ये हमारा सरफेस फिनोमेनन है और ये हमारा बल्क फिनोमेनन है। तो देखो जरा, ये हमारा सरफेस फिनोमेनन कैसे है? तो एक सॉलिड सरफेस पे अगर गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहे हैं? एडजॉर्ब हो रहे हैं, तो इसको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो केवल सरफेस पे ही सॉलिड या लिक्विड जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? मतलब कि जो डिपोजिशन है, जो एक्यूमुलेशन है, वो बल्क में हो रहा है। सॉलिड के बल्क में जो है वो डिपोजिशन हो रहा है। इस कारण ये हमारा बल्क फिनोमेनन है और ये हमारा सरफेस फिनोमेनन है। दूसरा डिफरेंस देखें, तो ये जो हमारा गैस या लिक्विड जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, उसका रेट जो है वो डिक्रीज होता जाता है टाइम के साथ साथ। एक लेयर बनने के बाद फिर सेकेंड लेयर बनेगी, फिर इसके बाद थर्ड लेयर बनेगी,
ठीक है। तो ये एक्यूमुलेशन का रेट जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। कब तक डिक्रीज होता है, जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए, जब तक कि इक्विलिब्रियम जो है एस्टैब्लिश ना हो जाए। तो स्टार्टिंग में रेट कैसा होता है, फास्ट होता है, फिर टाइम बीतने के बाद रेट जो है वो स्लो होता जाता है, और तब तक स्लो होता है जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं बन जाए। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम बन जाता है, गैस या लिक्विड का डिपोजिशन भी बंद हो जाता है। तो यहां पे रेट जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है कंटिन्यूअस, लेकिन एब्जॉर्प्शन में रेट जो है वो कैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है। डिपोजिशन रेट जो है वो कैसा होता है, कांस्टेंट है। तो सॉलिड पे जो हमारा लिक्विड है सरफेस के अंदर जो है वो आ गया, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का रेट कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, एब्जॉर्प्शन का रेट जो है वो डिक्रीज होता है। फिर थर्ड डिफरेंस देखो जरा, हम एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमारा सिलिका जेल है SiO2, ठीक है, जो हमारा एल्यूमिना है Al2O3, जो हमारा चारकोल है, ठीक है। तो यहां पे इनमें सब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो हमारा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल हैं। तो देखो जरा, इनमें क्या होता है, जो हमारा सिलिका जेल है SiO2, तो इसमें जो आपका वाटर वेपर है, ठीक है, जिसको कि हम मॉइस्चर बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, सिलिका जेल पे केवल सरफेस पे जो है वो अटैच होगा। जो चारकोल है, ठीक है, उस पे क्या होता है, गैस जो है वो एब्जॉर्ब होती है। जो हमारा चारकोल है उस पे अगर हम शुगर सॉल्यूशन जो है वो डालें, तो शुगर का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाता है। तो कलर मटेरियल जो है वो चारकोल पे डिपॉजिट हो जाता है, चारकोल पे एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हम इंक जो है वो चारकोल में डालें तो क्या होता है, इंक का जो कलर है, इंक की जो डाई है वो चारकोल में एब्जॉर्ब हो जाती है, कलरलेस सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। तो ये तो हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया। अगर हम इधर बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मॉइस्चर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो CaCl2 ये मॉइस्चर को कितना एब्जॉर्ब करते हैं कि हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है, ये मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, तब तक एब्जॉर्ब होता है जब तक कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता, ठीक है। अगर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को हम एक बाउल में रख दें, ठीक है, और 3-4 घंटे बाद हम आए तो यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। और सिलिका जेल और जो चारकोल है और जो एल्यूमिना जेल है, ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनकी सरफेस पे एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन बल्क में होता है, एब्जॉर्प्शन सरफेस में होता है। तो ये हमारी सरफेस फिनोमेनन है, ये हमारी बल्क फिनोमेनन है। जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वहां पे एब्जॉर्बेट का रेट जो है वो डिक्रीज होता है कंटिन्यूसली, तब तक डिक्रीज होता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं बन जाए। लेकिन जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वहां पे एब्जॉर्बेट का रेट जो है वो कैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, आज हम मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे कि हमारा एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म जो है वो क्या कहलाता है। तो देखो सर, इसके लिए हमें एक सॉलिड चाहिए। तो ये हमने एक सॉलिड ले लिया। तो सॉलिड में ये जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो सॉलिड के हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो बना दिए। तो हमने यहाँ पे ये पार्टिकल्स लिया,
तो हमको पता है कि ये वाला पार्टिकल है, इस पार्टिकल से अट्रैक्टेड है, इस पार्टिकल से अट्रैक्टेड है, यहाँ से अट्रैक्टेड है, यहाँ से अट्रैक्टेड है, यहाँ से अट्रैक्टेड है, यहाँ से अट्रैक्टेड है। तो यहाँ पे नेट अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या लग रहा है, वो 0 लग रहा है, क्योंकि ये चारों तरफ से दूसरे पार्टिकल द्वारा अट्रैक्टेड है। ठीक है, इस कारण यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो 0 लग रहा है। लेकिन अगर हम सरफेस के मॉलिक्यूल की बात करें, सरफेस के पार्टिकल्स की बात करें, तो ये केवल और केवल अंदर वाले पार्टिकल्स से क्या हो रहा है, अट्रैक्टेड हो रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये अंदर वाले पार्टिकल से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो अंदर वाले पार्टिकल्स जो है इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेट अट्रैक्शन फोर्स 0 नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंदर तो पुलिंग फोर्स लग रहा है, लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस कारण यहाँ पे नेट अट्रैक्शन फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा। तो फिर ये क्या करेगा, पूरी की पूरी सरफेस जो है, सॉलिड सरफेस जो है वो क्या होती है, एक टेंशन में रहती है। और इस टेंशन को कम करने के लिए वो क्या करती है, या तो गैस के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन को कम करने के लिए सॉलिड सरफेस या तो गैस के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करती है, ये गैस का मॉलिक्यूल हो गया, या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये हमारी सॉलिड सरफेस है और यहाँ पे लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है, लिक्विड जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, जिससे ये फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाए। तो एब्जॉर्प्शन कितना होगा, ताकि ये हमारा फोर्स जो है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाए, वो नलीफाई हो जाए। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। एक लेयर बनने के बाद दूसरी लेयर बन जाएगी, ये लेयर बना दो। ठीक है, एक लेयर बनने के बाद क्या होगा, दूसरी लेयर बन जाएगी, फिर तीसरी लेयर बन जाएगी। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिपोजिशन क्या होगा, कंटिन्यूअस कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिपोजिशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि अट्रैक्शन फोर्स जो है वो 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि अब और गैस जो है वो डिपॉजिट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो बन गया। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जितना गैस एब्जॉर्ब हो रही है अब उतनी ही गैस जो है वो डिसॉल्व हो रही है, उतनी ही गैस बाहर जा रही है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो बन जाता है। अब एब्जॉर्प्शन जो है वो हमेशा कैसी होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रीजन क्या है, तो रीजन बड़ा सिंपल सा है। हमने यहाँ पे एक निकल मेटल ले लिया। ठीक है, निकल मेटल को हमने एक सिलेंडर में डाल दिया और वो सिलेंडर किसका था, हाइड्रोजन गैस का था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो भरी हुई है और यहाँ पे हमने निकल मेटल जो है वो डाल दिया। अब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। इसका मतलब है कि इस सिलेंडर में एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस सिलेंडर की एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, और चूंकि एब्जॉर्प्शन जो है वो अपने आप हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डेल्टा जी जो है वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी हमेशा कैसा होता है, वो नेगेटिव होता है। तो एब्जॉर्प्शन हमारी कैसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब है कि डेल्टा जी वहां पे नेगेटिव होना ही चाहिए। और डेल्टा जी और डेल्टा एस में रिलेशन क्या होता है, तो देखो जरा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। समझ बात को, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच। अब चूंकि यहाँ पे एंट्रोपी कैसी है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी डेल्टा एस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और आपको चाहिए डेल्टा जी नेगेटिव, ये डेल्टा जी नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकती है, जब आपका डेल्टा एच कैसा हो, वो नेगेटिव।
डेल्टा एच नेगेटिव है, ये आपका कैसा है, पॉजिटिव है। तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा तभी आपका डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसीलिए हमारा डेल्टा एच नेगेटिव रहता है। तो एडजॉर्प्शन जो है वो हमारी कैसी है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। समझ में बात आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। तो हमें फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन में डिफरेंस बताना है। तो जो हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसको हम फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं, और जो हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उसको हम केमिजॉर्प्शन बोलते हैं। तो इनमें डिफरेंस को हमने कैसे याद किया था, तो इनके डिफरेंस को हमने याद किया था सोनाक्षी सिन्हा डेंटल फेडरेशन इन पंजाब। तो ये हमारा सोनाक्षी हो गया, ये सिन्हा हो गया, ये डेंटल, तो DENTAL डेंटल फेडरेशन इन पंजाब। तो सोनाक्षी सिन्हा डेंटल फेडरेशन इन पंजाब, तो इस एस का मतलब है स्पेसिफिक नेचर। इस एस का मतलब है सरफेस एरिया। इस डी का मतलब है डायरेक्शन। इस ई का मतलब है एनर्जी। इस एन का मतलब है नेचर ऑफ गैस। इस टी का मतलब है टेम्परेचर। इस ए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी। इस एल का मतलब है लेयर। इस एफ का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस पी का मतलब है प्रेशर। तो जो हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन है और केमिकल एडजॉर्प्शन है, उनमें हमें डिफरेंस जो है वो बताना है। तो अगर हम पहला डिफरेंस देखते हैं स्पेसिफिक नेचर, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होता, तो नो स्पेसिफिक नेचर। ये बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं होता, ये किसी भी गैस को जो है वो एडजॉर्ब कर सकता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई भी गैस जो है वो सॉलिड सरफेस पे एडजॉर्ब हो सकती है। जो हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक नेचर का होता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में सॉलिड पे वही गैस एडजॉर्ब होगी जो सॉलिड के साथ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं है। सॉलिड सरफेस पे कोई भी गैस आके एडजॉर्ब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार के केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है नॉट स्पेसिफिक, केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे कोई भी गैस एडजॉर्ब हो जाएगी, यहाँ पे स्पेसिफिक गैस ही एडजॉर्ब होगी। सेकेंड है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो हाई होगी। तो सरफेस एरिया जो है वो हाई, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो हाई होगा। और अगर हम केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो सरफेस एरिया बढ़ने पे केमिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन के कंपैरिजन में केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस एरिया बढ़ने पे बहुत ज्यादा बढ़ता है। थर्ड है डायरेक्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो हमारा रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन में गैस जो है वो एडजॉर्ब होती है लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड होता है, तो एक बार गैस एडजॉर्ब हुई, उसने केमिकल बॉन्ड बनाया, तो वो बॉन्ड कैसा होता है, परमानेंट बन जाता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन हमारा रिवर्सिबल नेचर का होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल नेचर का होता है। फिर आता है एनर्जी। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है।
यहाँ पे एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, यहाँ पे 20 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। जबकि जो हमारा केमिकल एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, 80 to 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। फिर इसके बाद नेचर ऑफ गैस आएगा। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करती हैं। तो ऐसी गैसें जो इजीली लिक्विफाइड हो जाती हैं, वो गैसें जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऐसी गैसें जो इजीली लिक्विफाइड नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल, जो हमारी CO2 गैस है, जो हमारी अमोनिया गैस है, जो हमारी HCl गैस है, जो हमारी क्लोरीन गैस है, ये गैसें इजीली लिक्विफाइड हो जाती हैं, इस कारण इनका एब्जॉर्प्शन इजीली होता है। जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैसें इजीली लिक्विफाइड नहीं हो पाती, इसलिए इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होता है। फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात आती है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन भी गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। जो गैस सॉलिड सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बनाएगी वो तो एब्जॉर्ब होगी, जो बॉन्ड नहीं बनाएगी वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। फिर आता है टेम्परेचर। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है, यहाँ पे लो टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होता है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ही गैस जो है वो सॉलिड सरफेस के साथ बॉन्ड बनाती है। फिर है एक्टिवेशन एनर्जी। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी अप्लाई नहीं होती, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी जो है कभी कभी जो है वो अप्लाई होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं होता, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में कभी कभी रोल होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी में यहां लिखा जाएगा नो नीड, यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। केमिकल एब्जॉर्प्शन में लिखा जाएगा सम टाइम हाई। फिर आता है लेयर। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो मल्टी लेयर सिस्टम है। मतलब एक लेयर के बाद दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर बन जाती है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा सिंगल लेयर सिस्टम है। मतलब सॉलिड सरफेस पे सिंगल लेयर ही बनती है। फिर आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पे वीक वंडरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जबकि यहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये आपका आयनिक हो सकता है या आपका कोवेलेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। प्रेशर की बात करें तो यहां पे जो है हाई प्रेशर जो है वो फेवरेबल होता है। हाई प्रेशर पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगा, जबकि यहां पे लो प्रेशर जो है वो फेवरेबल होता है। तो ये हमारी 10 प्रॉपर्टीज हो गई। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन। तो किसी सॉलिड पे अगर कोई गैस एब्जॉर्ब हो रही है तो कौन कौन से फैक्टर जो है वो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। तो देखो जरा, वो फैक्टर होते हैं हमारे STP नॉट एप्लीकेबल। एस मतलब यहां पे सरफेस एरिया से है, टी मतलब टेम्परेचर से है, पी मतलब प्रेशर से है, एन मतलब होता है नेचर ऑफ गैस, और ए मतलब है एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड। तो अब अगर किसी सॉलिड सरफेस पे, ये हमारा कोई सॉलिड सब्सटेंस है, इस पे कोई गैस जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो गैस का एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करेगा सॉलिड के सरफेस एरिया पे।
सरफेस एरिया सॉलिड का जितना ज्यादा होगा एड्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए हम ये जो सॉलिड है इसको हम क्या करते हैं, इसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं ताकि हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाए, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एड्जॉर्प्शन भी गैस का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। फिर सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। तो अगर एड्जॉर्प्शन जो है वो फिजिकल है, हमारा एड्जॉर्प्शन फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, तो लो टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होता है, और अगर एड्जॉर्प्शन केमिकल है तो फिर हाई टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल होता है। मतलब अगर इस सॉलिड सरफेस से ये जो गैस एड्जॉर्ब हुई है इसने वंडरफुल फोर्स बनाया है, तब तो हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा, और फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है, लो टेम्परेचर पे ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर हाई कर दो तो गैस जो है वो क्या हो जाएगी, डिजॉर्प्शन हो जाएगा गैस का, गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर गैस ने इस सॉलिड सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बना लिया है तो हाई टेम्परेचर जो है इसके लिए फेवरेबल होगा, हाई टेम्परेचर पे केमिकल बॉन्ड जो है वो आसानी से बन जाते हैं। फिर थर्ड है प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन तो इंक्रीज होता है, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होता है। तो अगर आपका ये एड्जॉर्प्शन फिजिकल है, मतलब गैस और सरफेस के बीच वंडरफुल फोर्स बना हुआ है, तो हाई प्रेशर फेवरेबल होगा। लेकिन अगर गैस और सरफेस के बीच जो है वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन बना हुआ है तो फिर लो प्रेशर जो है वो फेवरेबल होगा। फिर है नेचर ऑफ गैस। मतलब कि अगर गैस जो है वो इजीली लिक्विफाइड हो जाती है, जैसे कि आपका HCl गैस होता है, आपका अमोनिया गैस होता है, तो ऐसी गैसें जो है वो आसानी से सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्ब होती हैं। लेकिन ऐसी गैस जैसे कि आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इजीली लिक्विफाइड नहीं हो पाती, इस कारण इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होता है। तो ये नेचर ऑफ गैस हो गया। फिर होता है एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड। तो एक्टिवेशन साइड सॉलिड की जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा फ्री वैलेंसी होगी सरफेस पे, उतनी ज्यादा गैस जो है वो एब्जॉर्ब होगी। अगर फ्री वैलेंसी कम है तो फिर एब्जॉर्प्शन भी गैस का कैसा होगा, कम होगा। तो ये हमारे फैक्टर होते हैं जो गैस के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5.5 है, व्हाट इज एन एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, डिस्क्राइब फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में समझेंगे कि हमारा एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहलाता है। तो देखो जरा, आइसोथर्म का मतलब होता है वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है एड्जॉर्प्शन, मतलब सॉलिड सरफेस पे या तो कोई गैस या फिर कोई लिक्विड जो है वो एड्जॉर्ब हो रहा है। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी सॉलिड सरफेस पे कोई गैस या फिर कोई लिक्विड जो है वो एड्जॉर्ब हो रहा है। तो ये हमारे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब हो गया। तो इसकी हम डेफिनेशन जो है वो नोट कर लेंगे। The variation in the amount of gas adsorbed by the absorbent with pressure at constant temperature can be expressed by mean of a curve termed as adsorption isotherm। तो ये हमारी सॉलिड सरफेस है, ये हमारा सॉलिड है जिसको कि हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं। इस सॉलिड सरफेस पे कोई गैस जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो एडजॉर्ब हो रहे हैं, तो ये हमारे एडजॉर्बेट कहलाते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ गैस जो है वो एडजॉर्ब हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। तो एक्सटेंट ऑफ गैस adsorb on solid surface, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। तो सॉलिड सरफेस पे जो गैस एडजॉर्ब हो रही है उसके लिए हमें जो है एक कर्व बनाना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो जरा, ये ग्राफ कैसे हमने प्लॉट किया। तो ये ग्राफ प्लॉट करना है, टेम्परेचर तो चूंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा, तो प्रेशर
एंड जो गैस एडजॉर्ब हुई है, तो अमाउंट ऑफ गैस और किस पे एडजॉर्ब हुई है, सॉलिड पे एडजॉर्ब हुई है, तो यूनिट मास ऑफ सॉलिड, तो x बाय एम, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ गैस एडजॉर्ब। तो x बाय एम जो है वो क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ गैस एडजॉर्ब। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया x बाय एम एंड प्रेशर के बीच, तो हमें ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आया। हमको पहले तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आया, फिर ये लाइन थोड़ी सी कर्व में कन्वर्ट हुई और फिर एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसा हो गया। तो चूंकि टेम्परेचर यहां पे कैसा है, कांस्टेंट है, तो सपोज ये ग्राफ जो है वो हम नाइट्रोजन गैस के एडजॉर्प्शन के लिए बता रहे हैं। तो जब हमारा टेम्परेचर 195 केल्विन था, तो ग्राफ ऐसा आया। जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ग्राफ ऐसा आया 244 केल्विन, और जब हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो ये ग्राफ ऐसा आया 273 केल्विन। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा एडजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि एडजॉर्प्शन हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इस कारण यहाँ पे हाई टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होगा, लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा। तो लो टेम्परेचर पे गैस जो है उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है, मतलब सॉलिड सरफेस पे गैस जो है वो ज्यादा एडजॉर्ब होगी। जैसे हम टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, गैस का एडजॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि एडजॉर्प्शन हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, हाई टेम्परेचर जो है वो अनफेवरेबल होगा। तो हाई टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हुआ, जबकि लो टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन जो है वो हाई हुआ। तो अब हम फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करेंगे। तो फ्रेंडलिच ने क्या किया, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो कर्व था उसकी स्टडी की। तो कर्व हमारा ऐसा था, एक्स एक्सिस पे तो हमने प्रेशर लिया और वाई एक्सिस पे हमने जो है वो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्ब गैस ली। तो स्टार्टिंग में तो ये कर्व ऐसा था, स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़ा सा कर्व हुआ और फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो रिलेशन है, एक्सटेंट ऑफ गैस एडजॉर्ब मतलब एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये रिलेशन था। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो ये रिलेशन जो है वो यहां तक के लिए तो ठीक था जब ये लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही थी, लेकिन फिर ग्राफ थोड़ा सा कर्व हुआ और फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। मतलब यहां पे एडजॉर्प्शन जो है वो क्या हो गया, प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गया। तो फ्रेंडलिच ने इस रिलेशन में थोड़ा सा चेंज किया। चेंज क्या किया, एक्स बाय एम इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाय एन, ये रिलेशन जो है वो फ्रेंडलिच ने दिया। यहां पे n जो है वो ग्रेटर है 1 से। अब देखो जरा, अगर हमारा 1 बाय एन जो है वो 1 हो जाए, तो 1 बाय एन हमारा 1 कब होगा, जब n इक्वल टू हम 1 रखेंगे, तो 1 बाय 1 इक्वल टू 1। तो जो हमारा x बाय एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, k p टू द पावर 1, क्योंकि 1 बाय एन क्या हो गया 1, तो ये हो जाएगा x बाय एम इक्वल टू k p। मतलब कि जो हमारा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्ब गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। अब हम इधर की बात करते हैं। यहां पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्ब गैस जो है
वो इंडिपेंडेंट टू प्रेशर हो गया। तो इसका मतलब है कि 1/n कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 1/n जो है वो 0 होगा। तो जो हमारा रिलेशन x/m इक्वल टू k p टू द पावर 1/n, तो हमें 1/n 0 करना है। तो इसका मतलब है n इक्वल टू कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। तो n इक्वल टू इन्फिनाइट रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 1/n जो है वो हमारा 0 हो गया, मतलब x/m जो है वो क्या हो गया, प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गया, k के इक्वल हो गया। यहाँ p टू दी पावर 0 का मतलब 1 है, किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 है, इसका मतलब है उसके इक्वल में 1 आएगा। मतलब इस जगह पे अब प्रेशर बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन नहीं बढ़ रहा। प्रेशर बढ़ाने पे जितनी गैस एडजॉर्ब हो रही है उतनी ही गैस जो है वो डी एडजॉर्ब हो रही है, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम बात करते हैं इधर से इधर वाले कर्व की। तो x/m इक्वल टू k p टू द पावर 1/n। अब जो n की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 टू इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल। जब हमने n इक्वल टू 1 रखा था, तो n इक्वल टू हमने 1 रखा था तो हमारा ये रिलेशन आया था। और जब हमने n इक्वल टू इन्फिनिटी रखा था तो हमारा ये वाला रिलेशन आया था। और अगर हम n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच कुछ नंबर रखते हैं तो हमारा ये रिलेशन आएगा, ये वाला कर्व आएगा। अब यहां से यहां तक का प्रेशर, मतलब प्रेशर जो है वो लो है। तो लो प्रेशर पे जो आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आया, ये प्रेशर जो है वो हाई है। यहां से लेके यहां तक का प्रेशर जो है वो क्या है, हाई है। तो ये हाई प्रेशर हो गया, ये लो प्रेशर हो गया, और इसके बाद ये जो प्रेशर है यहां से लेके यहां तक, ये मॉडरेट प्रेशर हो गया, ठीक है ना। तो लो प्रेशर पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, हाई प्रेशर पे ग्राफ जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है, मतलब जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गया। और मॉडरेट प्रेशर पे ग्राफ जो है वो कर्व आया। तो ये हमारा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ हो गया। इसके बाद हम फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का वेरिफिकेशन बताएंगे। तो फ्रेंडलिच का जो रिलेशन था तो वो क्या था, x/m इक्वल टू k p 1/n। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा log x/m इक्वल टू log k प्लस log p 1/n। तो ये होगा log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n, इधर आ जाएगा log p। अगर हम log x/m एंड log p के बीच ग्राफ प्लॉट करें, और अगर ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है, तो हमारा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है उसका ग्राफ जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं। तो x एक्सिस पे हम log p लेंगे और y एक्सिस पे log x/m लेंगे। और इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कराएं तो y इक्वल टू होता है c प्लस mx। तो y तो आपका ये हो गया, c आपका ये हो गया, mx आपका ये हो गया। तो y एक्सिस पे ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। तो y एक्सिस पे log k जो है वो इंटरसेप्ट है, तो ये हमारा log k हो गया। और जो हमारा स्लोप आएगा, जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है,
ये जो स्लोप है वो क्या है, ये 1/n के इक्वल है। तो log x/m और log p के बीच जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो वो एक स्ट्रेट लाइन आया जो कि हमारे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल के रिलेशन को वेरीफाई करता है। तो ये हमारा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। तो हाई वैक्यूम जो है वो हम एडजॉर्प्शन टेक्निक के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर में गैस भरी हुई है। ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें जो है वो गैस भरी हुई है। अब इसकी गैस को हमने क्या किया, वैक्यूम पंप से जो है वो बाहर निकाल लिया। अब ये जो गैस है इसको हमने वैक्यूम पंप से जो है वो बाहर निकाल लिया। अब मान लीजिए इस कंटेनर में थोड़ी बहुत गैस अभी भी रह गई है, तो हम क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल जो है, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर जो है हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो रिमेनिंग गैस, जो भी थोड़ी बहुत गैस रह गई हो, उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इस कंटेनर के अंदर जो है वो हाई वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मतलब कंप्लीट वैक्यूम जो है वो इस कंटेनर के अंदर बन जाएगा। ठीक है ना। फिर गैस मास्क में, तो गैस मास्क में क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो भरा होता है, जो कि पॉइजनस गैस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारा गैस मास्क भी एडजॉर्प्शन टेक्निक पे वर्क करता है। ठीक। कंट्रोल दी ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिका जेल SiO2, Al2O3 एल्यूमिना जेल का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया तो ह्यूमिडिटी को क्या कर लिया, हमने कंट्रोल कर लिया। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, तो देखो जरा, जो हमारा शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन को अगर हम एनिमल चारकोल में पास करें तो शुगर का जो अनवांटेड कलर है वो क्या होता है, एनिमल चारकोल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अगर हमने एनिमल चारकोल में इंक जो है वो पास कराई तो इंक का कलर जो है वो एनिमल चारकोल में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अनवांटेड कलर को क्या कर लेते हैं, रिमूव करा देते हैं। तो ये भी एडजॉर्प्शन टेक्निक से पॉसिबल है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस का सेपरेशन भी हम एडजॉर्प्शन टेक्निक से करते हैं। तो इनर्ट गैस को हम पास करते हैं चारकोल में, एक्टिवेटेड चारकोल में हम पास करते हैं। तो एक कंटेनर में एक्टिवेटेड चारकोल भरा हुआ है। ठीक है। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारी गैसेस जो है वो क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। तो इनर्ट गैस आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जीनन, ये डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होती है, एब्जॉर्ब होती हैं। फिर हम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। तो इस एक्टिवेटेड चारकोल पे जो गैस एब्जॉर्ब हुई थी वो गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। तो एक एक करके हम गैस को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। फिर है 6 नंबर, इन क्योरिंग डिजीज। तो डिजीज के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं तो वो मेडिसिन जो है वो एडजॉर्प्शन टेक्निक पे काम करती है। तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको एडजॉर्ब कर लिया जाता है। तो मेडिसिन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेती है, एडजॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर कैद कर लेती हैं, जिससे डिजीज जो है वो क्योर हो जाती है। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो यहाँ पे हम सल्फाइड ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो सल्फाइड ओर का कॉन्सेंट्रेशन फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑयल एंड वाटर को हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। ऑयल एंड वाटर को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे जो फ्रोथ बनता है, फ्रोथ में सल्फाइड ओर जो है वो कलेक्ट हो जाता है। उस सल्फाइड ओर को हम क्या कर लेते हैं, उस फ्रोथ को हम बाहर निकाल लेते हैं, उस फ्रोथ को सिखा देंगे तो सल्फाइड ओर हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे सल्फाइड ओर का कॉन्सेंट्रेशन फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, जो कि एडजॉर्प्शन टेक्निक पे काम करता है। तो फ्रोथ जो है क्या करता है, सल्फाइड ओर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस, तो क्रोमेटोग्राफी में भी हम यही करते हैं। ठीक है। जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है, स्टेशनरी फेज या तो हम
SiO2 की बनाते हैं या Al2O3 की बनाते हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज पे हम क्या करते हैं, मोबाइल फेज, मान लीजिए आपका इंक हो गया, ठीक है, या डाई हो गई, तो ये हमारी डाई जो है वो मोबाइल फेज हो गई। तो डाई जो है डिफरेंट स्पीड से क्या करती है, रन करती है। तो मान लीजिए ब्लैक डाई यहाँ पे हमको मिली, ब्लू डाई हमको यहाँ पे मिली और रेड डाई हमको यहाँ पे मिली। तो इसका मतलब है कि रेड डाई की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, फिर ब्लू डाई की है, फिर ब्लैक डाई की है। तो बस इनको हम कट करके इतने पार्ट को जिसमें ये डाई डिजॉल्व होगी ऐसे सॉल्वेंट में डाल देंगे तो ये कलर अलग हो जाएगा। फिर इसको हम अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये कलर हमको अलग मिल जाएगा। इसको हम अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डालेंगे तो कलर हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस भी हम ऐसे ही करते हैं। फिर हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, तो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट के थ्रू हम फॉर्मेशन कर सकते हैं अमोनिया का फॉर्मेशन। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, से बनता है अमोनिया। तो यहाँ पे आयरन कैटालिस्ट जो है, ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है। तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उनका फॉर्मेशन जो है वो हम कैटालिस्ट के थ्रू करते हैं। वहाँ पे कैटालिस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना है तो वहाँ पे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में निकल कैटालिस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन, वहाँ पे प्लेटिनम कैटालिस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत से कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है, बहुत से प्रोडक्ट जो है वो हम कैटालिस्ट के थ्रू बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। फिर इसके बाद हमारा लास्ट है सरफेक्टेंट। तो सरफेक्टेंट का मतलब क्या होता है? सरफेक्टेंट का मतलब होता है सरफेस एक्टिव एजेंट। तो सरफेस एक्टिव एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो कि सरफेस टेंशन को कम कर दे, तो उसको हम सरफेक्टेंट बोलते हैं। तो सरफेक्टेंट हमारा सोप हो सकता है, हमारा डिटर्जेंट हो सकता है, हमारा वेटिंग एजेंट हो सकता है, हमारा एमल्सिफायर हो सकता है। तो ये क्या करता है, मान लीजिए कि हमारा सरफेक्टेंट जो है वो सोप है, तो सोप जो है वो ऑयल एंड वाटर, इसका एमल्सन जो है वो बना देता है। तो सोप जो है यहाँ पे एक एमल्सिफायर की तरह काम कर रहा है। तो ये हमारे यूज हो गए एडजॉर्प्शन के, ये हमारे एप्लीकेशन हो गए एडजॉर्प्शन के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस। हेलो एवरीवन, आज हम कैटलिस्ट एंड टाइप ऑफ कैटलिस्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कैटलिस्ट देखते हैं। तो कैटलिस्ट हमारा वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को तो बढ़ा देता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में स्वयं पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब रिएक्शन के अंत में वो कैसा रहता है, अनचेंज रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। और ये जो फिनोमेनन है, इस फिनोमेनन को हम कैटालिसिस बोलते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑक्सीजन फॉर्मेशन की मेथड देखें तो पोटेशियम क्लोराइड KClO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो हीट हमें कितना करना है, इसको करना है 380 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच। जब आप हीट करोगे तो ये हमको KCl और ऑक्सीजन गैस जो है वो देता है। इक्वेशन को करेंगे बैलेंस, इक्वेशन हो रही है बैलेंस। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई कैटलिस्ट यूज करें तो निश्चित तौर पे ये जो टेम्परेचर है ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर KClO3 जो है इसको हम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कम हो गया। कितना कम हो गया? ये 200 से 360 डिग्री सेल्सियस के बीच हो गया टेम्परेचर। तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट KCl एंड ऑक्सीजन जो है वो बन जाएगा। तो MnO2 का अगर हमने यूज किया तो हमारी रिएक्शन कैसी हो गई, आसान हो गई। यहाँ पे जो टेम्परेचर, यहाँ पे जो फ्यूल जो है इसका खर्चा बहुत ज्यादा था, अब वो खर्चा हमने क्या कर लिया, कम कर दिया। तो और रिएक्शन हमारी कैसी हुई, आसान हो गई। लो टेम्परेचर पे रिएक्शन को कंट्रोल करना आसान होता है, राइट। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि रिएक्शन रेट को क्या कर देता है, वो जनरली इंक्रीज कर देता है। फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमारा नाइट्रोजन है, जो हमारा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं।
ठीक है, तो इक्वेशन ये हमारी बैलेंस हो गई। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बनी है। यहाँ पे आयरन जो है वो कैटालिस्ट यूज करते हैं, मॉलिब्डेनम जो है वो कैटालिटिक प्रोमोटर की तरह यूज किया जाता है। तो आयरन कैटालिस्ट ही क्यों? क्योंकि आयरन कैटालिस्ट के अंदर ये क्षमता होती है कि वो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों गैसों को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो नाइट्रोजन जो है और हाइड्रोजन दोनों गैस जो है वो किसमें, आयरन में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आयरन में एब्जॉर्ब हो गई तो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन इनका बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाने लगा। ठीक है, तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो हो गया। मॉलिब्डेनम जो है वो प्रोमोटर की तरह काम करता है। मॉलिब्डेनम जो है वो आयरन की एक्टिविटी को क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है। तो मॉलिब्डेनम जो है वो हमारा प्रोमोटर हो गया। तो कैटालिटिक प्रोमोटर जो है मॉलिब्डेनम है। और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे कैटालिटिक पॉइजन है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा आयरन है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होके FeCO4 बना लेता है। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसके कारण अब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसके कारण रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है, वो कैटालिस्ट फ्री हो जाती है। अब कैटालिस्ट का यहाँ पे कोई यूज नहीं रहा, कैटालिस्ट जो है वो अनयूज्ड हो गया इस केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हमारी कैसे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो है इसकी खत्म कर दी किसने, कार्बन मोनोऑक्साइड ने। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा क्या हो गया, ये कैटालिटिक पॉइजन हो गया। इसके बाद हम कैटालिस्ट के टाइप की बात करते हैं। तो कैटालिस्ट जो है हमारा 2 टाइप का होता है। तो कैटालिस्ट हमारा 2 टाइप का होता है। एक तो होता है होमोजीनियस, ठीक है, और एक होता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस कैटालिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या होते हैं? तो होमोजीनियस कैटालिस्ट का मतलब है कि यहाँ पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों कैसे होने चाहिए, एक ही फिजिकल स्टेट में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल SO2 O2, ये गैस है, ये गैस है, कंबाइन होके SO3 ये गैस बन रहा है। तो अगर यहाँ पे कैटालिस्ट जो है वो भी गैस है तो ये हमारा होमोजीनियस कैटालिस्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये लेड चैम्बर प्रोसेस है, इसके थ्रू हम H2SO4 का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। तो H2SO4 की लेड चैम्बर प्रोसेस में NO जो है वो कैटालिस्ट होता है। फिर जो हमारा मिथाइल एसीटेट है CH3COO CH3, ये एक एस्टर होता है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे एक एसिड चाहिए, तो H पॉजिटिव का सोर्स यहाँ पे HCl है। ठीक है, तो इसके हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड बनता है और मिथेनॉल बनेगा। क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये लिक्विड है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिक्विड है, और यहाँ पे HCl भी कैसा है, लिक्विड है। तो ये हमारा क्या हो गया, होमोजेनियस कैटालिस्ट का एग्जांपल हो गया। तो HCl यहाँ पे कैटालिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। फिर C12H22O11, ये हमारा शुगर है। ठीक है, ये हमारा क्या था, एक एस्टर था, मिथाइल एसीटेट। इसका भी हाइड्रोलिसिस करोगे, शुगर का हाइड्रोलिसिस करोगे, तो यहाँ भी हमको एसिड कैटालिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे H पॉजिटिव जो है वो H2SO4 के थ्रू हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेगा। तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हमको मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट दोनों कैसे हैं, लिक्विड है, प्रोडक्ट भी दोनों लिक्विड फॉर्म में बन रहे हैं, और यहाँ पे कैटालिस्ट भी हमारा कैसा है, लिक्विड है। तो ये हमारे होमोजेनियस कैटालिस्ट के एग्जाम्पल हैं। और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट का एग्जाम्पल जो है वो क्या, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के हमें 4 एग्जाम्पल बताने हैं। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब है कि जो आपका कैटालिस्ट लिया है और जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बने हैं उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल SO2O2 से SO3 बना, ये सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण की हमारी कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है। यहाँ पे प्लेटिनम कैटालिस्ट जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पे प्लेटिनम तो सॉलिड स्टेट में है, जबकि रिएक्टेंट हमारे SO2 एंड ऑक्सीजन ये गैसेस फॉर्म में होता है, और SO3 जो बना वो भी गैसेस फॉर्म में होता है।
यहाँ पे एक कैटलिस्ट V2O5 भी यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ प्लेटिनम, जो कि कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। फिर सेकेंड है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बना अमोनिया। ये अमोनिया फॉर्मेशन की हैबर प्रोसेस हो गई। यहाँ पे आयरन सॉलिड फॉर्म में है, जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस में है, और अमोनिया बना वो भी गैसीय स्टेट में है। तो थर्ड है अमोनिया ऑक्सीजन से NO एंड H2O बना। यहाँ पे प्लैटिनम कैटलिस्ट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, अमोनिया गैस है, ऑक्सीजन गैस है, NO गैस है और H2O भी गैसेस है। तो ये प्रोसेस हमारी लेड चैम्बर प्रोसेस में NO का फॉर्मेशन किया जाता है। NO जो है वो कैटेलाइज करता है किसको, SO2, ऑक्सीजन से बनता है SO3, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे NO जो है वो कैटलिस्ट होता है, फिर SO3 वाटर से कंबाइन होता है तो H2SO4 बनता है। ये हमारी लेड चैम्बर प्रोसेस है। लेकिन ये एक होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट गैस है, प्रोडक्ट बना वो भी गैस है, और जो हमने कैटलिस्ट लिया वो भी क्या है, गैस है। तो ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल नहीं है, ये तो होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। फिर फोर्थ नंबर की प्रोसेस है, ये हमारी वाटर गैस कहलाती है। CO+H2 ये वाटर गैस कहलाती है। हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। मिथेनॉल लिक्विड है, वाटर गैस गैसियस स्टेट में होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है। जो जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में है, जो कि कैटलिस्ट होते हैं। वाटर गैस में जब स्टीम पास किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड तो CO2 एंड H2 का फॉर्मेशन होता है। ये हाइड्रोजन फॉर्मेशन की मेथड है। तो इस मेथड के थ्रू हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये गैस है, ये गैस है, प्रोडक्ट भी हमारे गैस है, और कैटलिस्ट जो है वो क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में है। तो ये हमारे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल हो गए। हेलो एवरीवन, आज हम एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की बात करेंगे। तो देखो जरा, जो हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट होता है वो पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये पाउडर फॉर्म जो है वो कैटालिस्ट है, ठीक है। ये आपस में क्या होगा, ये बॉन्ड बनाएगा, और इस मेटल में फ्री वैलेंसी होगी, तो ये उसकी हम फ्री वैलेंसी जो है वो बना देते हैं, ठीक है। ये कैसी हो गई, उसकी फ्री वैलेंसी है। और ये हमारे दो रिएक्टेंट हैं, ये तो हो गया हमारा कैटालिस्ट, और A एंड B ये हमारे कैसे हो गए, ये हमारे रिएक्टेंट हो गए। तो क्या होता है, रिएक्टेंट जो है वो कैटालिस्ट की फ्री वैलेंसी से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो अटैच कर देते हैं, मतलब एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो ये कैटालिस्ट की फ्री वैलेंसी हम बना दे रहे हैं। अब इनकी फ्री वैलेंसी बना देते हैं, ठीक है। और ये कैटालिस्ट जो है वो एडजॉर्ब होगा। ए कैटालिस्ट यहाँ पे एडजॉर्ब होगा, बी कैटालिस्ट यहाँ पे एडजॉर्ब। फिर क्या होगा, फिर ये जो रिएक्टेंट है ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो इनके साथ फ्री वैलेंसी के साथ बॉन्ड था वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये ऐसा होगा। ये तो हमारा कैटालिस्ट हो गया, और उसकी फ्री वैलेंसी बना देते हैं, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये जो हमारा A एंड B था, अब इनके बीच क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो ये बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होता जाएगा। तो ये सरफेस छोड़ के निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा बनने वाला है। अब फ्री वैलेंसी जो है वो हमने ऐसे बना दी, और ये निकल गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो हमारा निकल चुका है, और ये हमारा कैटालिस्ट फिर से कैटालिस्ट जो है बन गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, रिएक्शन को आसान बना दिया। ए और बी जो है वो आसानी से कंबाइन होकर प्रोडक्ट जो है इन्होंने बना लिया। तो इसने
रिएक्शन से पहले जो था, रिएक्शन के बाद भी वही कैटालिस्ट है, इसमें कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं आया। तो ये हमारी एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट? तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी जो है वो क्या कहलाती है? तो सबसे पहले हम एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट की बात करते हैं। तो कैटालिस्ट जो है वो रिएक्टेंट को क्या करता है? एडजॉर्ब करता है, जिस कारण रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होंगे तो वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे, इससे रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हम एग्जांपल की बात करते हैं, जो हमारी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जहां पे हम हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं। अब हाइड्रोजन का एडिशन या तो किसी कंपाउंड में हो या फिर किसी एलिमेंट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से बना अमोनिया, ये एक हमारी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। यहां पे कैटलिस्ट जो है वो आयरन यूज करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना H2O, प्लेटिनम कैटलिस्ट आपने यूज कर लिया। जो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन का एडिशन कराया, यहां पे निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनमें से कोई एक कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो, चाहे निकेल यूज कर सकते हो, चाहे प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, कोई भी एक यूज कर सकते हो। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो एथीन से हमारा इथेन का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो ये हमारी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो है वो उसमें ग्रुप 5 to 11, ग्रुप 5 और ग्रुप 11 के बीच जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड सरफेस होती है जहां पे रिएक्टेंट जो है वो क्या होंगे? एडजॉर्ब होंगे। जब रिएक्टेंट एडजॉर्ब होंगे, जैसे मान लीजिए आयरन कैटलिस्ट है, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों क्या होंगे? एडजॉर्ब होंगे, जिस कारण नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रिएक्ट करेंगे आपस में और क्या बनाएंगे? अमोनिया बनाएंगे। अमोनिया बाहर निकल जाएगी, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन एडजॉर्ब होंगे, फिर अमोनिया बनेगा, अमोनिया बाहर निकलेगी, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन एडजॉर्ब होंगे। तो कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन रेट को फास्ट कर देता है। तो ये तो हमारी एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट हो गया। तो अब हम सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट समझेंगे कि हमारी सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या कहलाता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो ये हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस है, हाइड्रोजन ये गैस है। दोनों के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करें कि हमें प्रोडक्ट में मीथेन मिले? अगर आपको मीथेन नहीं चाहिए, अगर आपको मिथेनॉल चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से आपको चाहिए मिथेनॉल CH3OH। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से जो है फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फिर तीनों ही जगह कैटलिस्ट अलग अलग होंगे। एक ही कैटलिस्ट जो है वो मीथेन, मिथेनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड नहीं दे सकता। अगर आपको यहाँ पे मीथेन एंड वाटर चाहिए तो यहाँ पे हमें निकेल कैटलिस्ट यूज करना होगा। अगर आपको मिथेनॉल चाहिए इनसे तो आपको जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड का कैटलिस्ट यूज करना होगा। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए तो यहाँ पे कॉपर कैटलिस्ट यूज करना होगा। तो ये हमारी सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट होती है। तो रिएक्टेंट से हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आपको उस हिसाब का कैटलिस्ट जो है वो लेना होगा। अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से मीथेन चाहिए तो हमें निकेल लेना होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से हमें मिथेनॉल चाहिए तो आपको जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड लेना होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से हमें फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए तो आपको कॉपर कैटलिस्ट लेना होगा। तो इनकी फिजिकल स्टेट तो हमने लिख दी है, इनकी भी लिख देते हैं। ये गैस, ये गैस, ये गैस, ये गैस।
तो ये हमारी सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट है। सम फीचर्स ऑफ कैटालिसिस बाय जियोलाइट। तो जियोलाइट कैटालिसिस के कुछ फीचर्स जो है वो हमें डिस्कस करने हैं। तो जो आपका जियोलाइट होता है, ये आपका शेप्ड कैटालिस्ट है। इसका शेप जो है वो हनीकॉम्ब होता है। ये हनीकॉम्ब शेप का कैटालिस्ट है। अब चूंकि हनीकॉम्ब कैटालिस्ट मतलब इसकी सरफेस पे स्मूथ नहीं होगी, सरफेस ऐसे ऐसे गड्ढे होंगे, जिससे सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो गैसें जो एडजॉर्ब होंगी वो कैसी होंगी, ज्यादा मात्रा में एडजॉर्ब होंगी। रिएक्टेंट ज्यादा एडजॉर्ब होंगे तो प्रोडक्ट भी हमारे ज्यादा बनेंगे। तो यही कारण है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन रेट को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। तो जियोलाइट हमारा शेप्ड कैटालिस्ट है। इसका शेप हनीकॉम्ब जैसा होता है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो है, एक हमारा कंपाउंड होता है सिलिकॉन। इसका 3D स्ट्रक्चर में यूनिट होती है SiO। तो कुछ सिलिकॉन जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। किससे रिप्लेस होते हैं, एल्यूमिनियम के थ्रू रिप्लेस होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगी AlOSi यूनिट होती है, जो 3D फ्रेमवर्क का निर्माण करती है। फिर थर्ड है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो डिपेंड होता है कैटालिस्ट के पोर साइज पे डिपेंड होता है कि कैटालिस्ट जो है वो कितना पोरस है, मतलब उसका सरफेस एरिया कितना बड़ा है, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करता है रिएक्टेंट के साइज पे और प्रोडक्ट के साइज पे भी। तो जो हमारी रिएक्शन है, जो रिएक्शन रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कैटालिस्ट के पोर साइज पे और साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनकी साइज पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा जियोलाइट कैटलिस्ट है, इसका पेट्रोकेमिकल रिएक्शन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जो हमारा एल्कोहल होता है, एल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन कराते हैं ZSM5 कैटलिस्ट। तो ये डिहाइड्रेशन पे हमको पेट्रोल देता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गैसोलीन बोलते हैं। तो ये हमारा जियोलाइट कैटलिस्ट हो गया। बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14.17, व्हाट आर एंजाइम्स। तो एंजाइम जो है वो हमारे बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उन रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। एंजाइम हमारे कैसे होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मतलब हमारे जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारी की सारी प्रोटीन जो है वो एंजाइम नहीं हो सकते। एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मतलब है कि एंजाइम जो है वो हमारा स्पेसिफिक होता है, मतलब एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा सुक्रोज है C12H22O11, ये सुक्रोज है, ठीक है। ये इनवर्टेज एंजाइम इसको कैटेलाइज करता है, तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है तो वाटर भी आपको लिखना होगा, ठीक। तो ये हमारा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनता है। जो एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है उसी के नाम पे रखा जाता है। तो इसका नाम सुक्रोज है, तो इसको सुक्रेज बोलना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमारा सुक्रोज क्या कहलाता है, इनवर्ट शुगर कहलाता है। इस कारण यहाँ पे जो एंजाइम यूज किया गया उसको हमने इनवर्टेज नाम रखा, ठीक है। तो एज जो है वो आपका सफिक्स होता है। फिर हमारी दूसरी केमिकल रिएक्शन है C12H22O11, ये हमारा माल्टोज है,
ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे एंजाइम जो है यूज होता है माल्टेज। तो यहाँ पे 2 ग्लूकोज के मोल बनते हैं, तो C6H12O6, तो 2 ग्लूकोज जो है वो हमको मिलते हैं, राइट। तो माल्टेज एंजाइम जो है वो यूज किया जाता है। तो एंजाइम का नाम जो है वो रिएक्टेंट के नाम पे ही रख देते हैं और एज जो है यहाँ पे सफिक्स यूज किया जाता है। तो हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो यूज किया। इसके बाद हम एंजाइम का मैकेनिज्म समझेंगे। तो ये हमारा एंजाइम है और ये हमारा सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो ये तो हमारा एक कैटलिस्ट हो गया, और सबस्ट्रेट जो है वो हमारा एक रिएक्टेंट की तरह बिहेव करता है, तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। तो किसी भी एंजाइम की सरफेस जो है वो कैसी होती है, उसकी सरफेस में बहुत सारी कैविटी होती हैं, जैसे कि ये कैविटी हम बना रहे हैं। और इन कैविटी का शेप जो है स्पेसिफिक होता है, और इन कैविटी में बहुत सी एक्टिव साइट होती हैं, मतलब फंक्शन ग्रुप होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप, थायो एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। तो एंजाइम में बहुत सारी कैविटी होती हैं जिनका शेप स्पेसिफिक होता है। इन स्पेसिफिक शेप में बहुत सारी एक्टिव साइट होती हैं। तो इस एंजाइम में वही सबस्ट्रेट या वही रिएक्टेंट फिट हो सकता है जिसका शेप ऐसा होना चाहिए जो इन कैविटी को क्या कर ले, फिट कर ले, इन कैविटी में फिट हो जाए। तो ये की एंड लॉक जैसा सिस्टम होता है। तो एंजाइम में सबस्ट्रेट जो है वो फिट हो गया, तो ये हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब हमको पता है कि ये एंजाइम तो हमारा एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो रिएक्शन के अंत में एंजाइम तो हमारा एज इट इज रहने वाला है, लेकिन जो हमारा सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया एंजाइम का कि कैसे सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। हेलो एवरीवन, आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम की बात करेंगे कि एंजाइम के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। तो हमारा एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल, जो यूरिया का हाइड्रोलिसिस है, तो NH2CONH2, ये हमारा यूरिया कहलाता है। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसका हाइड्रोलिसिस को यूरिएज कैटलाइज करता है। तो यूरिएज एंजाइम जो है इस हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करता है, तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है, और क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो यूरिएज एंजाइम जो है यूरिया के हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करता है। ये किसी और के हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज नहीं करेगा, केवल किसके हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करेगा, यूरिया के हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करेगा। इस कारण हम कह सकते हैं कि एंजाइम हमारा कैसा होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। ये शुगर के हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज नहीं करेगा, ये माल्टोज के हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज नहीं करेगा। ये यूरिएज एंजाइम किसके हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करेगा, केवल और केवल यूरिया की हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करेगा। सेकेंड है हाईली इफिशियंट। तो एंजाइम हमारा कैसा होता है, हाईली इफिशियंट होता है। एंजाइम की बहुत 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 कम मात्रा जो है वो करीब करीब 100 to 10,000 मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है पर सेकेंड। एक सेकेंड में करीब करीब 100 to 10,000 मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है। तो एंजाइम हमारा कैसा होता है, हाईली इफिशियंट होता है, ठीक है ना। इसकी बहुत कम मात्रा बहुत सारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है बहुत कम टाइम में। फिर एंजाइम हमारा कैसा होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो एंजाइम की जो रिएक्शन होती है वो जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस एंड बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो 25 to 37 डिग्री सेल्सियस के बीच एंजाइम जो है वो परफेक्टली वर्क करता है। अगर टेम्परेचर इससे कम हो जाए, मतलब टेम्परेचर अगर हमने 5 डिग्री कर दिया, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब टेम्परेचर जो है हमने 65 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, एंजाइम की रिएक्टिविटी
खत्म हो जाएगी, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर पे तो एंजाइम की रिएक्टिविटी रुक जाती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे हमारा एंजाइम ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। पीएच डिपेंडेंस, अगर हम पीएच की बात करें तो 5 to 7 पीएच पे एंजाइम जो है वो परफेक्टली वर्क करता है। इससे अगर पीएच कम हो जाए या पीएच ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम की रिएक्टिविटी जो है, एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो रुक जाती है, स्लो हो जाती है। फिर प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड को एंजाइम, तो जिस तरह कैटालिस्ट में हमने देखा था कि कैटालिस्ट प्रमोटर जो है वो कैटालिटिक रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। उसी प्रकार को एंजाइम जो है वो एंजाइम की रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो को एंजाइम हमारा कैसा हो गया, ये हमारा कैटालिटिक प्रमोटर की तरह हो गया। फिर है प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस एंड इनहिबिटर, तो इनहिबिटर जो है एंजाइम की रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो इनहिबिटर जो है एंजाइम की रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। फिर सेवेंथ है एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो अगर कोई आपसे पूछे कि एंजाइम जो है केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज क्यों कर देता है या कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज क्यों कर देता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि चूंकि एंजाइम या हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, इसलिए रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ जाता है, रिएक्शन रेट हाई हो जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट है दे आर अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन, तो एंजाइम जो है रिएक्शन के बाद कैसा होता है, अनचेंज रहता है। एंजाइम केवल और केवल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल और केवल रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हमारे एंजाइम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।